हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा एक आवाज़ उठाते रहे हैं। पिछली बार भी जब कोविड का सेशन आया था, उस कोविड सेशन में हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। बहुत सारे इवन दो एडवोकेट जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गुहार लगाई थी, उन सुप्रीम कोर्ट की लॉयर मैडम को भी हम इस चैनल पर लेकर आए थे और आपके लिए हमने फ़ाइट की थी, पिटिशन दायर की थी, कोर्ट के अंदर हम गए थे, काफ़ी सारा हमने प्रयास किया था। हमने एक अपनी आवाज़ उठाने का माध्यम इस यूट्यूब चैनल को बनाया था। उसी तरह से आज जब मैं अभी सेशन ले रहा था लाइव, और जब लाइव सेशन लेने के बाद मैंने देखा मार्क्स को, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। लाइव सेशन के अंदर जब मैंने देखा, दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे लगा हे भगवान, ये कितना बड़ा धोखा किया है एनटीए ने। क्या इस धोखे के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए? क्या हम अपनी आवाज़ उठाएंगे? क्या हम अपने हक के लिए लड़ेंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं हम? अगर हाँ, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को लेकर के हमने पिछले बार भी जब कोविड था, एनटीए के पास जाकर के ये एप्लीकेशन सबमिट की थी और उसके वजह से काफ़ी सारी आपके फ़ायदे हुए थे। तो इस वजह से अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो एक फॉर्म हम आपको गूगल फॉर्म देने वाले हैं। आप उस फॉर्म को भरें। वो एक पेटिशन होगी, जो पेटिशन बच्चों की तरफ से वहाँ जाएगी, क्योंकि हम एज अ कोचिंग टीचर या एज अ इंस्टीट्यूट कोई भी अगर कुछ बोलता है तो वो वैलिड नहीं होता, बिकॉज वी आर कमर्शियल, ऐसा माना जाता है। लेकिन बच्चा जिसने फॉर्म भरा है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, वो अपनी बात रख सकता है, क्योंकि उसको राइट है। तो आप अपनी बात रख सकते हैं। कैसे, क्यों, कैसे धोखा हुआ है आपके पास, ये ध्यान से समझिए। हो सकता है कई बच्चों को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ कितनी बड़ी चीटिंग कर दी एनटीए ने, और वो खुद को डिमोटिवेट समझ करके, वो खुद को परेशान समझ करके, वो खुद पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। पेरेंट्स उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, पेरेंट्स उस पर चिल्ला रहे हैं कि तू तो गधा है, तूने कुछ नहीं किया, तूने साल भर पढ़ाई नहीं करी, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे दोस्त का कितना अच्छा नंबर आया। लेकिन उस बच्चे की गलती ही नहीं है। ना उस बच्चे को पता चल रहा है कि उसकी गलती नहीं है, ना पेरेंट्स को पता चल रहा है कि उसकी गलती नहीं है। आप सोच के देखो, आपको समझना पड़ेगा इस बार एनटीए ने क्या किया। एनटीए ने क्या किया पता है? एनटीए ने कहा है किस्मत यस, मेहनत नो। ये तरीका होता है। कैसे, आप समझो, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जब मैं इस सेशन को ले रहा था, मेरी आंखें बाहर आना शुरू हो गई। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं एनटीए ने। आप ध्यान से देखना, 99 परसेंटाइल किस पर गई है? 237 से 240 की बात अगर अपन करें एक राउंड फिगर में, और यहीं पर ये 200 में गई है। यानी कि अगर 237 और 200, तो आप देखो 37 मार्क्स का डिफरेंस। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, सेम एग्जाम था, सेम सिलेबस था, फिर भी एक बच्चा जिसके 37 नंबर कम है उसको भी 99 दिया गया, और एक जिसको 37 ज़्यादा है उसका भी आया। भाई, तो ये कौन सा कैलकुलेशन था? ये कौन सी परसेंटाइल है? ये कौन सी मैथमेटिक्स है? फिर उसके बाद अगर आप देखें ध्यान से, 188 पर 90, 237 से लेके फिर 188 पर आप दे रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें ध्यान से, तो 188 और 237, इतने नंबर का डिफरेंस बीच में आ रहा है। इतने सारे नंबर का डिफरेंस अगर बीच में आ रहा है, तो भाई कैसी कैलकुलेशन आपने की है? एक एग्ज़ाम होता है, उस एक एग्ज़ाम के अंदर हम बात करते हैं, उस एग्ज़ाम की एक बात होती है। उस एग्ज़ाम के अंदर जब बात की जाती है, तो मार्क्स जो हैं वो इतने वेरी कैसे कर सकते हैं सेम परसेंटाइल पर? या यूं कहें कि इस वाले को भी सेम परसेंटाइल, इस वाले को सेम परसेंटाइल, ये कौन सी कैलकुलेशन है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे बड़ी, और भी हम देख सकते हैं सेशंस पे जो मैंने देखे अभी कराते समय, यहाँ 215 दिख रहा है, यहाँ आपका 193 दिख रहा है, यहाँ अगर आप देखें तो 190 दिख रहा है, यहाँ अगर आप देखें तो 170 दिख रहा है, 31st वाला। अब ये अपील हमें क्यों करनी है? ये अपील इसलिए करनी है कि जेईई मेंस ये गलती अप्रैल अटेम्प्ट में ना करें। इट इज़ रिक्वेस्ट, ये गलती ना करें, इट इज़ रिक्वेस्ट। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है हमारी एनटीए से, और वो एनटीए से रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जैसा हमने कोविड टाइम पर भी आपसे एक फॉर्म भरा करके भेजा था, उन्हें फाइल बना के लगभग हमारे को 2500 ऐसे स्टूडेंट्स ने भर के दिया था वो फॉर्म, जिससे हमने उनको भेजी थी वो फाइल। आपको पता भी होगा, मेरा यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं खुद गया था एनटीए आपकी फाइल लेकर के, और एनटीए के ऑफिसर्स को हमने दी थी, आपकी आवाज़ उठाई थी। इस वजह से बाद में आपको याद होगा काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे जो कि स्टूडेंट बेनिफिट में थे। समझ रहे बात को? तो उसी तरह से आज भी अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि इस सेशन में वो चेंज ना करें, ठीक है। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। अप्रैल अटेम्प्ट में तो वो सब चीज़ें, वो गलती ना करें जो अभी हुई है। मैं आपको गलतियों से बताता हूँ क्या क्या गलती हुई। जैसी मेरी बच्चों से बात हुई, सबसे पहले 31st वाला एक तो सबसे टफ था, आपने अभी काम किया वो सबसे टफ, प्लस
इन्होंने क्या किया, बाकी जितने भी थे उसमें जो क्वेश्चन में करेक्शंस थे उसमें देखो आप उन्होंने क्या किया, उनमें बोनस कर दिया, उनमें से उस क्वेश्चन को हटा दिया गया या रिमूव कर दिया गया जिसमें करेक्शंस थे। तो दो चीजें, दो फैसिलिटी बाकी सारी शिफ्ट को दी गई। ध्यान सुनिएगा, बाकी सारी शिफ्ट को दो फैसिलिटी दी गई। कौन सी फैसिलिटी? कि आपने उसमें क्वेश्चन में जो करेक्शन है वो कर दिया, आपने जो है वो अगर बोनस क्वेश्चन हो रहा था तो उसको हटा दिया और नई कैलकुलेशन से आपकी परसेंटाइल डिसाइड कर दी। यानी कि आपने बच्चे को जो भी करेक्शंस थे उसका बेनिफिट दिया, उसका फायदा हुआ, उसको सुना। लेकिन 31st वालों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। सबसे पहला अन्याय, एक तो पेपर टफ, दूसरा नो करेक्शन। यार एक बात बताओ, ये बच्चा हमारा नहीं है क्या? इसने क्या बिगाड़ दिया हमारा? मेरी बच्चों से बात हुई, फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर डेटा भी सही तरह से नहीं दिया था, उसको इन्होंने हटाया भी नहीं और करेक्शन भी नहीं किया। जबकि बच्चे सोच रहे थे बोनस होगा, हमारा बोनस होगा तो नंबर बढ़ेंगे। अब यहां पर जो एक बात सबसे बड़ी आई वो तो ये कि टफ, इसका मतलब आप समझो। पहली बात तो ये कि आप जेईई मेंस पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स का एक एग्जाम ले रहे हैं, तो आपको सबका टफनेस लेवल इक्वल रखना चाहिए। हमारी मांग क्या है जेईई से, हम क्या पूछना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं आपकी जो अपील आएगी उसके अंदर जो आप लिखेंगे रिमार्क, उस रिमार्क को लिखना पड़ेगा। उस रिमार्क में आपको अपनी बात लिखनी पड़ेगी, आपका रोल नंबर, जेईई मेंस का रोल नंबर, अपना नाम, अपना शहर, कॉन्टैक्ट नंबर, और रिमार्क आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये मेरे साथ आपने गलत किया है, ये मुझे ऐसा लगा कि गलत हुआ है। और गलत देखने का तरीका मैं अब आपको बता रहा हूं। पहला, क्या आप एग्री करते हैं कि जो पेपर है वो इक्वल होना चाहिए था? बोलो, इक्वल टफनेस होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, आपको क्या ऐसा लगता है कि पेपर के अंदर जो टॉपिक कवरेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए था? बोलो, पेपर में जो सिलेबस है, सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए था। एक मान लीजिए किसी एक चैप्टर के अंदर तो बहुत सिंपल सवाल आ गए सारे के सारी, और एक के 2-3 सवाल दे दिए एक साथ, ठीक है। और एक में एक ऐसा चैप्टर दे दिया जिसके सबसे टफ सवाल डाल दिए। अब सोचो आप एक पल से कि मैं पढ़कर गया, मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं मैथ्स पढ़कर गया, मुझे लगा यार मैथ्स के अंदर एक एवरेज मैंने निकाल लिया हाई वेटेज टॉपिक्स का, जैसा कि हमेशा होता है। मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स लिए, हाई वेटेज टॉपिक्स के अंदर सारे पढ़ के चला गया। मुझे पता था 2 इसके 2 इसके 2 इसके ऐसे करूँगा तो लगभग 10 सवाल में से मेरे 6 से 7 सवाल बन जाएंगे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गलती ये करी कि आपने सारे हाई वेटेज टॉपिक की जगह से एक ही टॉपिक में से 4-5 सवाल डाल दिए। तो जो बच्चा वो पढ़कर चला गया उसका तो लक हो गया, और जो बेचारे ये वाले पढ़कर गया हाई वेटेज उनमें से एक भी नहीं आया, उसका लक खराब हो गया। तो ये तो लक डिपेंडेंट पेपर कर दिया आपने। तो तीसरी जो मांग है हमारी वो लक डिपेंडेंट ना हो, हार्डवर्क डिपेंडेंट हो। भाई जिसने हार्डवर्क किया है उस हार्डवर्क को तो आप पे करेंगे कि नहीं करेंगे? हार्डवर्क होना चाहिए। यहां उल्टा हो गया, लक को आपने प्रेफरेंस दे दी। लक, डेस्टिनी, किस्मत, ये से पेपर के अंदर नंबर आ गए। जिसने ईमानदारी से हार्डवर्क किया वो तो रह गया, उसका कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, ये तीसरी हमारी मांग है कि क्या हुआ कि जो बच्चे हैं इन्होंने क्या गलती करी। जैसे मान लीजिए, अब देखो जैसे मैं 31st वाले की बात करता हूं, इन्होंने क्या किया, 31st का सबसे टफ था। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, मेरे ही 2 स्टूडेंट जो सबसे टॉप स्टूडेंट थे, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, दोनों बहुत इंटेलिजेंट, टॉप, क्लियर। अब वो दोनों को अगर एक ही शिफ्ट में रख दिया, एक ही सेंटर पे, सोचना आप, एक ही शिफ्ट है, एक ही सेंटर है, एक ही क्लास के हैं, वो दोनों अगर एक ही जगह हैं, तो आप सोचो टफनेस लेवल पेपर बढ़ गया तो दोनों का टफ हो गया। अब उनके साथ अगर मान लीजिए एक ऐसे बच्चे आ गए जो कि अपने यहाँ के आसपास के बच्चे हैं, जो कहीं पर आपके कोचिंग ले रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, आईटी का करने का नहीं है, तो आप सोच के देखो पहला तो उस बच्चे के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। क्योंकि उसने तो क्या करा, ध्यान सुनना, उसकी प्रिपरेशन ऐसी थी कि उसने हाई वेटेज टॉपिक पढ़े, उसने एक रैंडम लिया कि मैं इतना इतना करके जाऊंगा, इतने इतने क्वेश्चन कर लूंगा, इतना परसेंटेज आ जाएगा तो मेरा एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, मेरी इतनी सी एक्सपेक्टेशन थी, है ना। अब इन्होंने क्या गलती करी कि भाई जो दोनों टॉपर इंटेलिजेंट है उन दोनों को इसी में डाल दिया, प्लस इनके साथ उनको डाल दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया ना। सारे टॉपर्स के साथ आप ऐसे मिक्स कर दोगे उनको, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, बोलो। उसकी कंडीशन में ये हुआ कि भाई साहब आपका जो बेचारा पढ़कर गया था हाई वेटेज टॉपिक्स वगैरह, एक तो पेपर टफ, दूसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तीसरा आपने सारे इंटेलिजेंट को एक साथ डाल के उनके अंदर डाल दिया, तो उसका तो पूरा का पूरा जो है वो भविष्य खराब हो गया। और चौथा, आपने कैलकुलेशन देखो कैसी कर रहे हो, डिफरेंस देखो कितना है। कैलकुलेशन करते समय इन्होंने गलती क्या करी है, मैं आपको बताता हूँ। इनका एक रूल होना चाहिए था, ठीक है, वो रूल ये होना चाहिए था कि आपको हर शिफ्ट में
क्या बोला मैंने? हर शिफ्ट में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। हर शिफ्ट में सेम नंबर स्टूडेंट्स होंगे तभी परसेंटाइल का फायदा मिलेगा। मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप निकाल लो कैलकुलेशन। अगर आप मान लीजिए किसी एक में आपने 1000 बच्चे रखे और किसी एक शिफ्ट के अंदर, जैसे कि हुआ है, आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं आपके साथ बहुत बड़ी चालाकी हुई है, बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है, आपको पता भी नहीं चला। आपको याद है 27th में सबसे ज्यादा बच्चे थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्होंने 27 शिफ्ट में दिए और 31st में दिए। ये वाला आपको पता है दुनिया का सबसे सिंपल पेपर था और ये वाला आपका टफ पेपर था। अब चीटिंग क्या हुई? 28, 29, 30 इनके अंदर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम रख दिए। आप बच्चों, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो आपको पता भी नहीं, और आप अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप पर टेंशन ले रहे हैं, अपने आप पर रिग्रेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आप पर दबाव टेंशन ले रहे हैं, आपके पिताजी आपको, माताजी आपको कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकता तू, और आप लेके बैठ गए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मैं किसी काम का नहीं हूँ। आपके साथ एंटी ने चीटिंग करी, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी अपनी एंटी के लिए, अपने इसके लिए, ताकि अप्रैल में तो कम से कम जब आप दो तो इन पॉइंट्स पर वो फोकस करें। मैंने आपको जो पॉइंट दिए उन्हीं पॉइंट पर लिखना है आपको, ध्यान से सुनना। 27 का जो पेपर था, ध्यान सुना, मेरा मतलब लाइव क्लास लेते समय मेरा दिमाग खराब हो गया यार, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। अभी जस्ट आपकी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव लिया, उसके अंदर मेरा दिमाग खराब हो गया देख के, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मार्क्स के अंदर, इतना बड़ा वेरिएशन। और फिर मुझे ध्यान आया कि 27 के अंदर सबसे ज़्यादा थे और सिंपल, 31 के अंदर सबसे टफ और सबसे ज़्यादा, और बाकी के अंदर सबसे कम। तो भाई हर शिफ्ट के अंदर आपको एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल रखने हैं, तभी तो आप परसेंटाइल कैलकुलेट सही करोगे। मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, पेपर का टफनेस लेवल इक्वल होना चाहिए। तीसरी बात, सिस्टमेटिक होना चाहिए था पेपर के अंदर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा ये होना चाहिए था कि आपको परसेंटाइल निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप बच्चों को अलॉट करें तो ऐसा ना हो कि सारे टॉपर एक साथ भर दिए जो जितने भी थे, और उनके साथ आपने उस बेचारे आसपास के ऐसे बच्चों को भी डाल दिया जो सिर्फ अपना 95 हाई वेटेज टॉपिक के बेसिस पे पढ़ कर गए, जिनको इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, जिनको लगता था कि हम कुछ कर सकते हैं, उनको उनके साथ डाल दिया। तो आप देखो गैप क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो बहुत सारा पढ़ कर गया हाई लेवल का वो तो बहुत अच्छा कर गया और इनका कुछ हुआ नहीं, तो परसेंटाइल गैप आ गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि दोनों जो टॉपर थे उसमें से एक को दूसरी सेशन में देता, एक को इस सेशन में देता, तो इसमें से एक ही हाई होता, दूसरे का हाई जो कम वाला था वो सेकंड हाईएस्ट हो जाता, फिर तो आपकी परसेंटाइल बढ़ जाती। तो ये सारे के सारे मुद्दों पर आपको आवाज़ उठानी है दोस्तों। आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को आप पूरी तरह से लिखें। मुद्दे मैंने बता दिए क्या क्या लिखें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए हर सेशन में। दूसरा मुद्दा, जो भी आपके पास टॉपर्स हों एटलीस्ट उनको हर एक शिफ्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करें। कोई ऐसी लोकेशन, अब उनको नहीं पता होता कि टॉपर कहाँ होते हैं, लोकेशन से होती हैं। लोकेशन ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा कोटा, अब सबको पता है कि कोटा है तो कुछ अच्छा पढ़ रहा होगा। किसी ने लिखा बहुत एक रूरल एरिया, कहीं कहीं किसी सरकारी स्कूल का उसने डाला, तो समझ में आ रहा होगा ना उसको कि ये इसका है इसका, तो इनको एक साथ ना डालें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तीसरा, पेपर के अंदर जो वेटेज रखें वो इक्वल रखें, टफनेस लेवल इक्वल रखें, ये सारे पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। और जब कैलकुलेशन हो तो वेरिएशन ऑफ मार्क्स बहुत कम आए, यानी कि मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए 27 के अंदर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत था, ठीक है ना, तो मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए 99 परसेंटाइल आई 233 पे, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, 230 पर दूसरे शिफ्ट की हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 199 पे तीसरे शिफ्ट की हो जाए। इतना बड़ा वेरिएशन यार, 100, मतलब आप देखो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको, आप बिलीव ही नहीं कर रहे, 150, व्हाट इज दिस। और अगर आप 27 वाले की बात करें, कहाँ गया ये, सत्ताईस की बात करें तो ये 215 पे आ रहा है। व्हाट इज दिस, इतना बड़ा गैप। 29 पे, सॉरी, उसके बाद देखो आप 27 पे आएंगे तो 27 पे आए तो ये 240 आ रहा है, मतलब 40-40 नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं यार। देखो आप 40-40 के डिफरेंस आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जा रहा है 40 से भी। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि एक फॉर्म भरा है आप उसको दें ताकि हम उसको भेजें। आपसे निवेदन है आप अपनी आवाज़ उठाएं इस अन्याय के खिलाफ, धोखे के साथ, चीटिंग के साथ, कि आगे अप्रैल सेशन में आपके साथ ऐसा ना हो। आपका भविष्य आपका है, आपको लड़ना पड़ेगा और किसी को नहीं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और फटाफट से फॉर्म भर देना भाई, ताकि अप्रैल सेशन में ऐसी गलती ना हो।